हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। अब तो आपके फॉर्म फिल हो ही गए हैं सीटेट के, आप तैयारी पे लग जाइए। एग्ज़ाम आपका अगस्त तक हो जाना है, तो तैयारी करते रहिए, थोड़ी थोड़ी करती रहिए, आगे स्पीड बढ़ा देना। तो हम भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, एक आइडिया सा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं। जिन्होंने पहले दे रखा है उन्हें तो पता होता है किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से कितना डीप क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो बस यही मोटिव है इस सीरीज को कंटिन्यू करने का। बाकी थ्योरी भी हम करने वाले हैं बहुत जल्द स्टार्ट, ईवीएस की करेंगे। सबसे पहले मुझे लगता है कि ईवीएस की ही हम स्टार्ट करेंगे, सीडीपी भी करेंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को भी, और कॉलेज विद भावना को भी अगर आप बीएड कर रहे हैं तो, क्योंकि आप बीएड फर्स्ट ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं सीटेट में, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च करके। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं लेट्स क्रैक 1623 ऑफिशियल। बाकी और भी सोशल मीडिया हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो हम कर रहे हैं जो ऑनलाइन मोड में क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं को ही देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा पीछे के करने का कोई मतलब नहीं बनता। देखो, कर सकते हैं कितने भी पीछे के क्वेश्चन करो, क्वेश्चन तो जितने भी प्रैक्टिस करना है कर सकते हैं, बढ़िया बात है, अच्छी बात है कि भाई करने भी चाहिए। लेकिन 2 बार ऑनलाइन बोर्ड में पेपर हो चुका है, तो एक बार में कम से कम 30 सेट निकलते हैं, क्योंकि पेपर 1 महीने तक चलता है। तो 30 सेट निकलने का मतलब है फर्स्ट पेपर के 30 सेट और दूसरे पेपर के 30 सेट हो गए, तो 60 पेपर तो वही हो गए, 60 अब की बार के हो गए, तो 120 पेपर बहुत बड़ी बात है। अगर आप 120 के 120 पेपर सोल्व कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से सोल्व कर लेते हैं, तो अगर आप थ्योरी पे भी कम ध्यान देंगे तो भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब होता है कि चारों ऑप्शन के साथ आपको खेलना चाहिए, चारों ऑप्शन का आपको पता होना चाहिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आंसर बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता सकते कोई बात नहीं, बस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश, यानी बच्चों का जो विकास है वो डैश से डैश तक होता है। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट होता है, या फिर जनरल टू स्पेसिफिक होता है, या टॉय टू हेड होता है, या एक्सट्रीमिटीज टू सेंटर होता है। देखो, पेन चेंज कर लेते हैं पहले तो एक बार। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट तो होता नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि पहले बड़ी बड़ी हमारी जो बड़ी मसल्स हैं सब बड़ी बड़ी बॉडी पूरी पहले एब्स्ट्रैक्टनेस आ जाए फिर उसके बाद कॉन्क्रीट आए, तो ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। जनरल टू स्पेसिफिक आता है, यानी हम पहले जनरल रेस्पॉन्स दिखाते हैं फिर उसके बाद स्पेसिफिक चीज़ें करते हैं, स्पेसिफिक हमारे अंदर स्पेसिफिक डेवलपमेंट होता है। और ये होता है हेड टू टो होता है, ये हेड टू टो यानी सिफेलोकोडल जिसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये होता है सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, यानी सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, तो उल्टा लिखा हुआ है, ये भी हमारा गलत हुआ। सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज इसे बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चे का? जनरल टू स्पेसिफिक, पहले सिंपल रेस्पॉन्स बच्चा देता है, जनरल रेस्पॉन्स देता है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक रेस्पॉन्स देता है। जैसे कि बच्चा क्या है, पहले हल्के हल्के काम शुरू करता है, अब कुछ भी हो हल्के हल्के मम्मी से बात भी करेगा, तो स्टार्टिंग में कैसे बोलना शुरू करता है, 1-2 वर्ड बोलना शुरू करता है, यानी पहले स्टार्टिंग में जनरल रेस्पॉन्स दिखाएगा, फिर आगे आगे जाके पूरी पूरी लाइन भी बोलने लगेगा, बहुत सारे वर्ड्स बोलने लगेगा, 100 वर्ड बोलने लगेगा, 200 1000 तक, फिर ये संख्या बढ़ती चली जाती है। तो इसी तरीके से ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले जनरल रेस्पॉन्स दिखाता है फिर उसके बाद स्पेसिफिक, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन क्या है? चिल्ड्रन फ्रॉम हाई इनकम फैमिलीज स्पेंड देयर डे वेरी डिफरेंटली देन चिल्ड्रन फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज, यानी जो उच्च आय वाले परिवारों के बच्चे हैं वो कम आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में अपना दिन बहुत अलग तरीके से बिताते हैं। यानी जो अमीर लोग हैं, जो अमीरों के बच्चे होते हैं, उनका रहना सहना अलग होता है, उनका जो दिन बिताने का जो तरीका होता है, रहने का जो उन्हें एनवायरनमेंट मिलता है वो काफ़ी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू लो इनकम फैमिलीज। रीज़न क्या है? कारण है कि चाइल्डहुड इज नॉट यूनिवर्सल, देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ चाइल्डहुड।
बाल्यावस्था सार्वभौमिक नहीं है, बाल्यकाल में बहुत विविधता है, तो विकल्प चुनना है। तो सही बात है, सबका बचपन एक जैसा नहीं बीतता, किसी का गरीबी में बीतता है, किसी का अमीरी में बीतता है, और जो किसी को अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, किसी को नहीं मिलता। तो बहुत सारी विविधता देखने के लिए मिलती है, हर तरह की सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, A child learns to grasp large things such as ball with hands before learning to pick up a pea using pincer grasp. Which principle of development does this illustrate? यानी एक बच्चा पिंसर ग्रेस्प जो होती है, मटर के दाने मतलब उठाना, सीखने से पहले हाथों से बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, यानी अंदर से बाहर की तरफ उसका कंट्रोल आता है। जल्दी से ऐसे नहीं, अब ऐसे ही थोड़ी है कि एकदम बच्चा लिखना सीख लेगा, धीरे धीरे तो कंट्रोल आएगा। पहले पेंसिल को पकड़ना सीखेगा, फिर अपनी उंगलियों पे कंट्रोल लेके आएगा, उस पेंसिल से एक एक वर्ड बनाना सीखेगा, फिर आगे जाके उसकी राइटिंग अच्छी होगी। इसी तरीके से पहले बड़ी बड़ी चीजों को उठाना शुरू करेगा, बड़ी चीज आराम से उठा लेगा, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को उठाएगा। जैसे कि अगर जमीन पे सुई पड़ी हो तो उसे कैसे उठाएगा, इतनी जल्दी से तो उठा नहीं सकता, पहले बड़ी चीजें उठाना सीखेगा, फिर छोटी चीजें उठाएगा। तो यानी अंदर से बाहर की तरफ उसका कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। तो कौन सा प्रिंसिपल हुआ, सीफेलोकोडल होगा, या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा, या इक्विलिब्रेशन होगा, या फिर कंजर्वेशन होगा? तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई कंजर्वेशन तो जब होता है जब बच्चे को लेंथ, मास, एरिया का सारा चीज पता चल जाए। जैसे कि हम बच्चे को एग्जांपल देने लगे कि दो बर्तन हैं, तुम पानी देखो, दोनों बर्तन है, एक ग्लास है, कटोरा है, किसमें ज्यादा पानी आएगा? तो बच्चे को लगेगा ग्लास लंबा है तो उसमें पानी आ रहा है। जब उसे शेप साइज पता चलने लगे तो कंजर्वेशन होता है। संतुलन जब बच्चा इक्विलिब्रेशन में आ जाए, जब बच्चा बैलेंस की सिचुएशन में आ जाए, जब उसके दिमाग में चीजों को लेके संतुलन बन जाए, जैसे कि कोई भी चीज हमें समझ आ रही है। ठीक है। सिफेलोकोडल होता है हेड टू टो, यानी बच्चा अपना धीरे धीरे सिर संभालता है, फिर अपनी बॉडी को संभालना शुरू करता है। प्रोक्सिमोडिस्टल होता है अंदर से बाहर की तरफ बैलेंस लेके आना, यानी सेंटर टू पेरिफेरी। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन क्या है? चिल्ड्रन लर्न नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी बाय देयर पेरेंट्स ओनली, यानी बच्चे अपने माता पिता द्वारा ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों, समाज के रीति रिवाजों को सीखते हैं। रीजन क्या है? सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई बच्चे, सही बात है कि अपनी पेरेंट्स से चीज़ें सीखते हैं, नॉलेज भी सीखते हैं, स्किल्स भी सीखते हैं, वैल्यूज़ भी सीखते हैं, यानी मूल्यों को भी सीखते हैं, रीति रिवाज समाज के उन्हें भी सीखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स से सीखते हैं, पेरेंट्स से भी सीखते हैं, आस पड़ोस से भी सीखते हैं, अपने रिलेटिव से भी सीखते हैं, स्कूल में भी सीखते हैं, न्यूज़पेपर से सीखते हैं और सोशल मीडिया से सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो बहुत सारे एजेंट हैं सीखने के। हाँ, ये मान सकते हैं कि पेरेंट्स जो है, फैमिली जो है वो प्राइमरी एजेंट है, लेकिन खाली पेरेंट्स से नहीं सीखेंगे। ठीक है। और सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक ही क्रम में चलता है ये प्रोसेस, लीनियर प्रोसेस ऐसा नहीं है। सामाजिकरण बच्चे का हर जगह से होता है, एक ही जगह से नहीं होता। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन के अंदर दोनों गलत दिए गए हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Children in dash stage understand object permanence but do not realize that actions can be reversed and their judgment are based on immediate appearance of things। यानी डैश चरण में बच्चे वस्तु स्थायित्व को समझते हैं, यानी ऑब्जेक्ट उनके दिमाग में परमानेंट हो जाता है। कोई भी चीज़ छुपाते हैं तो वो ज़्यादा देर तक उनके दिमाग से निकल नहीं पाती, उन्हें पता चल जाता है कि छिपरी है या यहाँ कहाँ रखी है। ठीक है, लेकिन यह नहीं समझते कि क्रियाओं को उल्टा किया जा सकता है, यानी उल्टाव पलटाव का जो नियम है वो उन्हें समझ नहीं आता है। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी नहीं आती है बच्चों के अंदर। तो उनके निर्णय चीज़ों को तत्काल उपस्थिति पर आधारित होते हैं। किस पे आधारित होते हैं? सेंसरी मोटर पे, या प्री ऑपरेशनल, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे को कौन सी स्टेज में आता है? यानी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी, जैसे मम्मी छिपरी है तो उसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में स्टे कर जाता है। तो बच्चे की कौन सी एज में आता है? प्री ऑपरेशनल में आता है, जब बच्चे की एज 2 से 6 साल हो। सेंसरी मोटर है तो जन्म से जब 2 साल का बच्चा होता है। ठीक है, इसे बर्थ टू 2 ईयर भी लिख सकते हैं, 0 to 2 ईयर लिख सकते हैं, बोलना गलत होता है क्योंकि 0 कुछ होता नहीं है, जन्म से 2 साल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है 7 से 11 साल। फॉर्मल ऑपरेशनल होता है 11 ईयर्स अबोव। ठीक है,
तो जब 2 से 6 साल का बच्चा होता है तो वस्तु स्थायी उसके सामने हो जाती है, यानी स्टे कर जाती हैं चीजें, कोई भी ऑब्जेक्ट तुम छुपा लो उसे जब भी याद रहेगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर चिल्ड्रन हु आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड, यानी उन बच्चों के लिए जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में हैं शिक्षकों को क्या करना चाहिए। यूज कॉन्क्रीट प्रपोर्स एंड अ लॉट ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल, यानी उन्हें कॉन्क्रीट चीजें दिखाएं। कॉन्क्रीट का मतलब है जब बच्चा 2 से 6 साल की एज में हो तो एडमिशन तो उसका स्कूल के अंदर हो जाता है, तो हमें अगर बच्चे को चीजें दिखानी है, पढ़ानी है, तो हम कैसे पढ़ेंगे। अब आपने ABCD या FNR स्कूल में पढ़ाए जाते हैं ऐसे अनार, तो वो चार्ट में क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे देख के समझ लेते हैं, उन्हें लगता है अच्छा ये अनार है, ये सेब है, तो वो पिक्चर्स के थ्रू समझ जाते हैं, यानी उन्हें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट दिखाए जाते हैं। ठीक है, लॉट ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स के थ्रू पढ़ाए जाते हैं। बी ऑप्शन है डेपिक्ट हायरार्किकल रिलेशनशिप थ्रू कॉम्प्लेक्स डायग्राम, अगर उन्हें पदानुक्रम रिलेशन दिखाएंगे या कॉम्प्लेक्स डायग्राम यानी कठिन डायग्राम उन्हें दिखाएंगे, जटिल आरेखाएं दिखाएंगे, तो वो इस एज में तो नहीं समझ पाएंगे। ये आता है फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर कि बच्चा कॉम्प्लेक्स चीजें भी समझने लगता है जब बच्चा 11 साल से ऊपर का होता है। एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम भी वो तभी समझता है जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल में होता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी उसके अंदर फॉर्मल ऑपरेशनल में ही डेवलप होती है। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में हम बच्चे को सामग्री दिखा के पढ़ाएंगे और दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे, यानी टीचर करेगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी निम्न में से कौन सा मचान का सही उदाहरण है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग होता है बच्चे को टेम्परेरी हेल्प देना जितनी बच्चे को जरूरत है। जैसे कि बच्चा मैथ का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, उसे क्वेश्चन करना नहीं आ रहा है या फिर वो क्वेश्चन में अटक रहा है, तो टीचर क्या है उसे आधा सोल्व करके दे दे या फिर कोई भी क्लू वगैरह दे दे कि ऐसे होगा या इसके अंदर ये फॉर्मूला लगेगा, तो वो होती है स्कैफोल्डिंग, यानी टेम्परेरी हेल्प देना, टेम्परेरी हेल्प देना, असिस्ट करना बच्चे को। तो ऑप्शन बताइए, डिक्टेटिंग आंसर्स टू क्वेश्चन, की बच्चे को क्वेश्चन के आंसर डिक्टेट कर दे, या फिर प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, यानी या थोड़ा बहुत क्लू देना, संकेत देना या इशारे करना, या फिर ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवार्ड, कि भाई उसे कोई ना कोई रिवार्ड रख दें कि अगर तुमने ये कर लिया तो हम तुम्हें रिवार्ड देंगे, या फिर एनेबलिंग कंडीशनिंग ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स, यानी उत्तेजना प्रतिक्रियाओं की कंडीशनिंग को सक्षम करना। तो बताइए, स्टिमुलस रेस्पॉन्स की बात बिहेवियरिज्म करते हैं और इसके फोल्डिंग की बात, इसके फोल्डिंग जो टर्म है इसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं, ये वाइगोत्स्की की थ्योरी में आता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा, प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की बिलीव दैट, यानी लेव वाइगोत्स्की का मानना था, क्या मानना था? लर्निंग इज मेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज, यानी सीखना ज्ञान का अवशोषण मात्र है। लर्निंग इज कंट्रोल्ड रेस्पॉन्स टू रिवार्ड, शिक्षार्थी पुरस्कार के लिए एक नियंत्रण प्रतिक्रिया है। नॉलेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट इन अ पैसिव मैनर, यानी शिक्षक से छात्रों को निष्क्रिय तरीके से ज्ञान प्रेषित किया जा सकता है। या फिर ज्ञान एक क्षेत्र में सह निर्मित है, बच्चा स्वतंत्र रूप से दूसरे के समर्थन से क्या कर सकता है, यानी नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन दैट व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो बताइए लेव वाइगोत्स्की इनमें से कौन से पॉइंट को मानते थे? तो लेव वाइगोत्स्की ने 3 टर्म दिए थे, ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा ZPD है, यानी नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन द जोन ऑफ, यानी जो बच्चा इंडिपेंडेंटली यानी खुद कर सकता है और जो बच्चा दूसरे के सपोर्ट से करता है, उस बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, स्कैफोल्डिंग होता है टेम्परेरी हेल्प देना जब तक कि बच्चा खुद से ना कर ले। ठीक है, और MK होता है जो हेल्प देता है, यानी जिसे ज्यादा नॉलेज होती है, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ये क्या हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी डू इंडिविजुअल्स रीजन दैट ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट इवन इफ दे गो अगेंस्ट द सोसाइटल लॉज, यानी लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर पर व्यक्ति तर्क देते हैं कि मानव अधिकार और न्याय
सबसे महत्वपूर्ण है, यानी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मानव अधिकार और न्याय, भले ही वो सामाजिक कानून के खिलाफ हो। भाई मतलब जैसे कि महात्मा गांधी थे, मदर टेरेसा थी, कि चाहे समाज कानून के खिलाफ जाना पड़े, समाज के खिलाफ जाना पड़े, लेकिन सबसे ऊपर है न्याय, किसी भी इंसान के साथ न्याय और मानव अधिकार। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो स्टेज है, कौन सी है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में तो बच्चे को डर लगा रहता है कि अगर तुमने कुछ गलती कर दी तो तुम्हारे बड़े तुम्हारी पिटाई करेंगे, ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में है कि बच्चा अच्छे बनने की कोशिश करता रहता है, टीचर्स के सामने भी और घरकों के सामने भी, ठीक है। ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, यानी समाज में क्या है, स्तर बनाए रखने के लिए बच्चा कुछ भी करता है इस तरीके से जिससे कि सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे। डी ऑप्शन है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यानी समाज के हित में काम करना, सार्वभौमिक संसार के हित में काम करना, मानव अधिकार के हित में काम करना, सबके न्याय के लिए काम करना, चाहे वो कानून तोड़ के ही करना हो। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। जैसे कि गांधी जी थे, कितनी बार जेल भी गए हैं, लेकिन उन्होंने सभी की भलाई का काम किया है, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या है, एक सिंपल प्रोसेस है या फिर एक सोशल प्रोसेस है या फिर कैन टेक प्लेस ओनली थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, केवल औपचारिक निर्देश के माध्यम से हो सकता है कि सिर्फ स्कूल में ही पढ़ाया जा सकता है, या फिर कंडीशनड अपॉन एग्जाम्स, यानी परीक्षा पर सशर्त है। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है प्रगतिशील कक्षा, जहाँ पे बच्चे एक्टिवली सीखते हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, सोशली इंटरेक्शन करते हैं, एक सामाजिक प्रक्रिया के थ्रू सीखते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट अबाउट हार्वर्ड गार्डनर, यानी हार्वर्ड गार्डनर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। हार्वर्ड गार्डनर 8 तरह की बुद्धि पे बात करते हैं कि बुद्धि क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, हर किसी में कुछ ना कुछ तरह की बुद्धि पाई जाती है, किसी में म्यूजिक की इंटेलिजेंसी पाई जाती है, किसी में स्पोर्ट्स की पाई जाती है, किसी में दूसरे व्यक्ति के इमोशन, दूसरे व्यक्ति के फीलिंग समझने की पाई जाती है, किसी में अपने आप को समझने की बुद्धि पाई जाती है, किसी में नेचर की पाई जाती है। तो 8 तरह की बुद्धि पे ये बात करते हैं। तो पढ़ते हैं, इंडिविजुअल कैन नॉट बी नर्चर्ड एंड ग्रोन, यानी बुद्धि का पोषण और विकास नहीं किया जा सकता, या फिर ईच इंडिविजुअल पोजेसेस डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, यानी अलग अलग तरह की बुद्धि होती है। IQ इज अ सक्सेसफुल प्रेडिक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, कि भाई IQ से बिल्कुल सटीक मापा जा सकता है इंटेलिजेंस को। या फिर पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन क्लास आर मोर इंटेलिजेंस देन अदर्स, यानी कुछ वर्ग के लोग दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो ये तो कोई तर्क नहीं होता कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। या फिर IQ से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा कुछ भी करेगा आगे जाके, ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो हम बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी किसी की भी नहीं कर सकते, ठीक है। और बुद्धि का पोषण और विकास भी किया जा सकता है। अगर बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है तो हम उसे नर्चर भी कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जन्म से आ गई बिल्कुल सटीक है, उसे एनवायरनमेंट में हम थोड़ा सा और डेवलप कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है कि हर इंडिविजुअल के पास कोई ना कोई तरह की बुद्धि पाई जाती है, ऐसा हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत तरह की बुद्धि बताई है, 8 तरह की बुद्धि बताई है, ठीक है। वैसे तो 9 है, एक और जुड़ गई है, लेकिन बुक्स में ज़्यादातर 8 तरह की ही मिलती है देखने के लिए। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12, एट द प्राइमरी लेवल NEP 2020 proposes डैश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन, यानी प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश में शिक्षा के माध्यम के रूप में डैश का प्रस्ताव है। क्या है, कैसी मीडियम रहना चाहिए, किस मीडियम में बच्चे को पढ़ाना है ऑल ओवर नेशन में, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में या फिर मदर टंग में। तो भाई NEP कहती है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाओ जिसमें वो कंफर्टेबल है। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है, मदर टंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट लर्नर्स वर्किंग इन ग्रुप्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आ, बैठने की लचीली व्यवस्था समूहों में काम करने वाले शिक्षार्थी किसकी विशेषता है। कि फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट है कि अगर बच्चे को पीछे बैठने में दिक्कत है तो उसे आगे हम बैठा रहे हैं, या फिर ग्रुप में वर्क कर रहे हैं, टीम में वर्क कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है। तो ये किसकी विशेषता है, बिहेवियरिस्टिक की,
या फिर सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की, या टीचर सेंट्रिक की, या टेक्स्ट बुक सेंटर की। तो टेक्स्ट बुक सेंटर में हम बुक पे ही पूरा फोकस रखते हैं, बैठने का कोई भी ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट हो। टीचर सेंटर में जहाँ टीचर कहेगा वहीं बच्चे को बैठना है, तो ये टीचर के अकॉर्डिंग होता है। इसमें टीचर तानाशाही होता है, सेंटर रोल जो होता है वो टीचर का होता है। बिहेवियरिस्टिक सारा काम इनका फोकस रहता है अवार्ड और पनिशमेंट पे, कि बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसे अच्छा रेस्पॉन्स देंगे, अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो उसकी पिटाई भी करेंगे। बी ऑप्शन हमारा ठीक है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में पहली बात तो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, यानी बच्चा केंद्र में होता है। सीटिंग अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल होता है, टीचिंग मेथड्स फ्लेक्सिबल होते हैं, ग्रुप में सब वर्क करते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, सोशल इंटरेक्शन होता है, पीयर डिस्कशन होता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 14, what kind of pedagogy would enable a teacher to cater to individual differences among learners in her class? यानी एक शिक्षक अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा शास्त्र सक्षम करेगा? तो बताइए किस तरह के टीचिंग मेथड्स होने चाहिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर कर सके, यानी जो तरह तरह के बच्चे हैं उन सभी को ध्यान में रखा जा सके। तो कौन सा मेथड टीचर यूज करेगा? स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म, यानी बिल्कुल जो मानक हो, जो पीछे से ही बन के आगे कि तुम्हें बोर्ड पे पढ़ाना है तो बोर्ड पे ही पढ़ाएगा और एक ही तरीके से पढ़ाएगा, तो उससे सारे बच्चों को केटर किया जा सकता है, सारे बच्चों की नीड्स को पूरा करा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। टोटली सेंटर्ड अराउंड एग्जाम, यानी एग्जाम पे पूरी तरीके से केंद्रित हो तो भी सारे बच्चों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता। टोटली सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक, यानी बुक पे ही आधारित हो टोटली बिल्कुल, तो ये भी अच्छा नहीं है मेथड। एंगेजिंग एंड कंटेक्चुअल, यानी आकर्षक और प्रासंगिक हो, यानी संदर्भ से जुड़ा हो और बच्चे सारे उसमें शामिल हों, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर बच्चे सारे शामिल होंगे और संदर्भ से जुड़ा होगा तो हम हर बच्चे को ध्यान में रख सकेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग मेथड यूज कर सकेंगे। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 15, द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू NEP 2020 इज, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन की, रटे हुए संस्मरण का परीक्षण करना, यानी रोट मेमोराइजेशन की टेस्टिंग करना कि बच्चे ने किस हद तक रट्टा लगाया है। तो ये आकलन NEP का बिल्कुल भी नहीं है। NEP तो रटने के लिए कहती नहीं है, NEP तो कहती है रट्टे को दूर लेके जाओ, बच्चे की कंसेप्चुअल लर्निंग होनी चाहिए, उसके कंसेप्ट क्लियर हो। मीजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, यानी ये देखिए कि बच्चे ने कितना याद किया है, उसे मीजर करना, मापना उसे। टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की प्रक्रिया में बच्चों का समर्थन करने के लिए। डी ऑप्शन है टू अराइव एट पैरामीटर्स टू कंपेयर चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री, यानी देश भर में बच्चों की तुलना करने के लिए, पैरामीटर पर पहुंचने के लिए। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है NEP कहती है कि बच्चे को सपोर्ट करो उसके सीखने में जहां बच्चे को दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।